हाय एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। जैसे कि हमने शुरू किया था हमारे जजमेंट की सीरीज को, ये सिविल लॉ जजमेंट से रिलेटेड लेक्चर होगा जो 2023 के इम्पॉर्टेंट सारे जो जजमेंट्स हैं विच आर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, सीपीसी, प्रॉपर्टी और हिंदू लॉ, उन सबको हम इस लेक्चर में डील करेंगे। शुरू करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के जजमेंट से। सबसे पहला है हमारा रिलेटेड टू आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 जैसा कि आप सब जानते हैं, ये बात करता है पावर ऑफ दिस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस के बारे में। ठीक है, तो कोर्ट ने इसमें ये बोला इन द केस ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रजत इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड में कोर्ट ने ये कहा कि अगर जो 142 आप आर्टिकल लेके आ रहे हो, अगर वो किसी स्टैट्यूट के अगेंस्ट आप उसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज आर्टिकल 142 कैन नॉट बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द स्टैट्यूट। द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142, तो जैसा कि हमने बोला इनहेरेंट पावर से डील करता है रिलेटेड टू डूइंग कंप्लीट जस्टिस, is wide in its amplitude, but it cannot be exercised to supplant the substantive law which is applicable to the case or to the cause which is under consideration before the court। तो हम किसी भी स्टैट्यूट के अगेंस्ट 142 को अप्लाई नहीं करवा सकते हैं। नेक्स्ट केस है हमारा नॉन रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज। इस पे एक अलग से वीडियो भी बना हुआ था क्योंकि उस टाइम ये बहुत ज्यादा लाइमलाइट में था। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, काइंड ऑफ एक तरह से इसको आप बोल सकते हो इट इज रिलेटेड टू दी ट्रांसजेंडर राइट्स, एलजीबीटीक्यू राइट्स, क्यूअर राइट्स से रिलेटेड ये जजमेंट था। सुप्रियो चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। दिस बेंच यू हैव टू कीप इन माइंड क्योंकि ये मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था ये, जहां पे जो सेम सेक्स मैरिज है उसको रिकॉग्नाइज, लीगल रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया गया ऑन द ग्राउंड कि ये जो मैटर है ये लेजिस्लेचर का है, इसमें जुडिशरी कुछ नहीं कर सकती है। मोर ओवर उन्होंने जो राइट टू अडॉप्शन है उसके राइट को भी डिक्लाइन कर दिया था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दो इंपॉर्टेंट चीजें बोली गई, मैरिज का भी राइट नहीं है, अडॉप्शन का भी राइट नहीं है, और अगर ये कुछ इनको राइट दिया जा सकता है तो इट कैन बी गिवन ओनली थ्रू द प्रॉपर मोड ऑफ अ लेजिस्लेशन। Queer couples have right to cohabit without any threat of violence, coercion or interference। तो यहाँ क्या recognize हुआ, यहाँ right to cohabitation recognize हुआ है। ठीक है, moving forward with the next case, ये है आपका सीबीआई वर्सेस डॉक्टर आर किशोर, जहां पे बात कर रहे हैं कि अगर कोई लॉ एक बार अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट ये होगा दैट वंस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल then it would be held to be void ab initio। तो ठीक है, अब वो क्या माना जाएगा कि अब वो void ab initio है, still born है और unenforceable है, non est, that is does not have any power authority in eye of law as per article 13 clause 2 of the constitution। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि उसका इफेक्ट क्या होगा, वो void ab initio हो जाएगा, unenforceable हो जाएगा, still born हो जाएगा, non est हो जाएगा। These are the terms which were used by the Constitution bench। Here also bench is very important। ये judgment बहुत important हो जाता है क्योंकि Constitution bench ये judgment पास कर रही है। ठीक है, judgment इन्होंने deliver किया है। Right to vote is not a fundamental right। Very important case law of भीमराव बसवनाथ राव पाटिल versus के मदन राव। देखिए, डेमोक्रेसी को रिकॉग्नाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंट बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बट कहीं पर भी राइट टू वोट को फंडामेंटल राइट नहीं माना गया है। इट वॉज टर्म्ड एज अ mere statutory right। कीप दिस इन माइंड, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल राइट। आगे बढ़ते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट। देखो ये एक नया डेवलपमेंट है जो हम यूजुअली टॉर्ट जब हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो उसमें हम देखते हैं जैसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी था, अगर कुछ आर्टिकल 21 की हिंड्रेंस में हो रहा है, उसके वायलेशन में हो रहा है, देन एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया गया, उसको ड्रॉ आउट किया गया उस एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के थ्रू पीएन भगवती जी का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था वो। अब ये आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट के बारे में। अभी रिसेंटली फिर से ये आया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। यहाँ होता यह है कि एक मिनिस्टर है, वो कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, उस स्टेटमेंट की वजह से किसी के फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। तो क्या अब कोई मिनिस्टर जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मिनिस्टर जो भी स्टेटमेंट देते हैं उनके पास भी अपने राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 105, उनको भी कुछ प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं, उनके
क्या उनका जो राइट है वो किसी और के फंडामेंटल राइट के साथ अगर क्लैश होता है तो उस केस में क्या होगा। ये एक सिचुएशन थी कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट की। तो यहाँ पे ये हेल्ड किया गया कि सिर्फ एक स्टेटमेंट किसी मिनिस्टर का अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो इट मे नॉट कॉज कॉन्स्टिट्यूट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट it can become actionable as a constitutional tort. Very important development. But if as a result or as a consequence of such a statement कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन होता है जो कोई पब्लिक ऑफिसर कर रहा है which actually resulted in harm to other person, then it may also be actionable as a violation of constitutional right as well as constitutional tort. तो दोनों चीजों में he can be the procedure can be taken off कि हाँ भाई constitutional right का भी violation हो रहा है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल टॉर्ट भी हो गया है। टॉर्ट बेसिकली क्या है, डैमेज कॉज हुआ है किसी की राइट्स को, वो राइट कौन से थे, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के थे। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है सीपीसी। ये सारे जो जजमेंट्स हैं ये पूरे 2023 के जितने जजमेंट्स आए थे उन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से, एपीओ के पर्सपेक्टिव से, जितने हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें सिलेबस जो है वो जुडिशरी से रिलेटेड है, उन सब के लिए ये सारे जजमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे जजमेंट्स आते हैं देखिए, और आप इतने सारे जजमेंट्स नहीं पढ़ सकते हैं एक साथ। आई थिंक आई होप ये आपके हेल्पफुल रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। सीपीसी से वापस हम आ जाते हैं अपने ट्रैक पे। जो बात कर रहा था, पहला जजमेंट है इसमें प्रदीप मेहरा वर्सेस हरजीवन जे जेठवा। इसमें कोर्ट ने ये बोला, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन ओनली गो इनटू द क्वेश्चंस दैट आर लिमिटेड टू एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। वो डिक्री की वैलिडिटी के बारे में कुछ बात नहीं कर सकते। इट कैन नेवर गो बिहाइंड द डिक्री। वो हमेशा बात किसकी कर सकते हैं कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड अगर कोई इशू आ रहा है, ओनली इन दैट केस दे वुड बी एबल टू आंसर इट और गो, मतलब take only those questions into consideration. एग्जीक्यूटिंग कोर्ट की जो पावर्स हैं उसको लिमिट कर दिया गया है, उस लिमिटेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर सेक्शन 47, ठीक है। देन रिव्यू का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे सीपीसी में, जो सेक्शन 114 ऑर्डर 47 जिसके बारे में बात करता है। रिव्यू यूजुअली वही कोर्ट करती है जिसने जजमेंट दिया हो, और कुछ ग्राउंड्स होते हैं रिव्यू के। अब इस केस में there were 8 principles which are actually being these 8 principles are laid out by the honorable supreme court। जो हम बात करेंगे संजय अग्रवाल वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर, इस जजमेंट का नाम है। जो जजेस की बेंच थी वो थी जस्टिस एएस बोपन्ना एंड बेला त्रिवेदी जी की। ऑब्जर्वेशंस जो ये एक इम्पॉर्टेंट, दिस इज अ काइंड मोर ऑफ अ रेशियो जो इसमें बोला गया कि कोई अगर कोऑर्डिनेट बेंच का कोई अगर ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट है आपकी खुद की एक बेंच है उसकी ऑब्जर्वेशन से, इन दैट केस इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू रिव्यू इट। कोर्ट ने टोटल 8 प्रिंसिपल्स को समराइज किया सो दैट रिव्यू पिटिशन जो है एक तरह से अपील की तरह काम ना करने लगे। देयर आर डिफरेंट ग्राउंड्स फॉर रिव्यू एंड अ डिफरेंट ग्राउंड फॉर अपील। आप ये नहीं कर सकते हो कि कोई अगर रिव्यू पिटिशन है उसको आप अपील के फॉर्म में लेके आ जाए। तो क्या ग्राउंड्स हैं जहां पे सिर्फ रिव्यू पिटिशन लाई कर सकता है? ग्राउंड्स ये हैं कि एरर एपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड, दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑलरेडी अंडर ऑर्डर 47 रूल 1। अगर कोई सब्सटैंशियल या कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, ओनली इन दोस केसेस रिव्यू पिटिशन कैन बी एंटरटेन्ड। एरर्स जो है वो सेल्फ एविडेंट होने चाहिए, ठीक है। नो हियरिंग एंड करेक्शन, रिव्यू पिटिशंस को आप इस तरह नहीं ला सकते, उसको ऐसे कंसिडरेशन नहीं दे सकते कि भाई हम रिव्यू पिटिशन के थ्रू फिर से पूरा केस सुनवा देंगे, नहीं, वो नहीं हो सकता। सो देयर कैन बी नो री हियरिंग। और कोई करेक्शन अगर है तो आप उसके लिए भी नहीं ला सकते। आपको अगर कुछ करेक्शन करवाना है तो आप कहाँ जाएंगे, आप 152 में जाएंगे। 152 में बात की गई है कोई भी अरिथमेटिकल एरर्स हैं या कुछ ऐसा करेक्शन जिसकी जरूरत है तो वो बस हो सकता है। Review cannot be an appeal in disguise. This line is very important. Please keep in mind this part because this was the main reason why कि हमें 8 प्रिंसिपल्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड किए कि हम जो अब रिव्यू पिटिशन थे उनको हम एक तरह से अपील के फॉर्म में लाने की कोशिश करने लगे थे। तो इस चीज को अवॉइड कराने के लिए ये 8 प्रिंसिपल्स आए। नो एजिटेशन और री आर्ग्यूमेंट ऑफ इश्यूज सेटल्ड, एरर टू बी रिकॉग्नाइजेबल बाय म्योरली लुकिंग एट इट,
चेंजेस इन लॉ और सब्सिक्वेंट डिसीजंस शुड नॉट बी अ ग्राउंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ ऑर्डर 47 रूल 1 भी ये बात कहता है कि जस्ट बिकॉज किसी कोऑर्डिनेट बेंच ने, मतलब सेम नंबर ऑफ जजेस की बेंच ने, या फिर किसी सुपीरियर बेंच ने, या फिर किसी सुपीरियर कोर्ट ने ही, मान लीजिए आपको रिव्यू जो होना था उसके आपने जो दिया उसके बाद कोई ऐसा जजमेंट दे दिया जिसके बाद जिन ग्राउंड्स पे आपने रिव्यू दिया वो सब चेंज हो गए, उन्होंने उन सबको हटा दिया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट ब्रिंग अ रिव्यू पिटिशन अगेन। ठीक है, आप नहीं ला सकते हैं जस्ट बिकॉज कोई सब्सिक्वेंट डिसीजन की वजह से लॉ में कुछ चेंज आ गया है, आप रिव्यू पिटिशन नहीं ला सकते हो, वो एंटरटेन नहीं होगी। ठीक है, इसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि हम इस पे चलते हैं कि जज भी जैसे ही जजमेंट्स पास हो जाते हैं उन्हें भी कंसिडर इट एज फाइनल एंड कंक्लूसिव। दिस इज द मेन रीजन वाई इस एक्सप्लेनेशन में इस ग्राउंड को ऐड किया गया कि हम सिर्फ इस बेसिस पे आप नहीं ला सकते हो कोई भी रिव्यू पिटिशन। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, अगर कोई प्लेंट रिजेक्ट हो जाता है तो उसको रिजेक्ट करने के लिए इट कैन बी रिजेक्टेड ओनली इन फुल। तो मेन बस यहाँ पे इतनी ही बात बोली गई है, कुमारी गीता डॉटर ऑफ लेट कृष्णा एंड अदर्स वर्सेस नंजुंदा स्वामी एंड अदर्स। इसमें यही बोला गया दैट अ प्लेंट कैन नॉट बी रिजेक्टेड इन पार्ट, द ट्रू टेस्ट इज फर्स्ट टू रीड द प्लेंट मीनिंगफुली एंड एज अ होल। अगर वो पूरा तरह से पढ़ने के बाद कोई कॉज ऑफ एक्शन को दिखाता है, इन दैट केस ऑर्डर 7 रूल 11 जो कि बात करता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, वो उसकी एप्लीकेशन फेल कर जाएगी। रेस जुडिकाटा एंड ऑर्डर 7 रूल 11 क्या अप्लाई होता है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट पे रेस जुडिकाटा, ये बात केशव सूद वर्सेस कीर्ति प्रदीप सूद ने this became a question, this became an issue। तो इसमें कोर्ट ने बोला that principle of res judicata cannot be invoked as a ground of rejection of plaint। तो आप उसको इन्वोक नहीं कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये, वन लाइनर्स में भी आ सकता है, दिस यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर ऑल्सो, कि उसको रिजेक्शन अगर फैक्ट बेस्ड भी कभी आता है तो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट कभी रेस जुडिकाटा का ग्राउंड नहीं लगेगा। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, कैन रिविजन पिटिशन लाई अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्रायल कोर्ट रिजेक्टिंग रिव्यू ऑफ डिक्री। रहीमल बथू वर्सेस आशियाल बीवी, इसमें ये डिविजन बेंच का जजमेंट आया और इन्होंने कहा कि अगर कोई डिक्री को रिजेक्ट कर दिया गया है, मेरिट्स पे वो रिजेक्ट हुई है इन अ रिव्यू पिटिशन, अगर कोई रिव्यू आया था किसी डिक्री का और उसको रिजेक्ट कर दिया गया, इन दैट केस कोई रिविजन जो है वो उस पर एंटरटेन नहीं किया जा सकता। उसकी प्रॉपर रेमेडी क्या है कि अगर वो अपीलेबल डिक्री है और वो मेरिट्स पे रिजेक्ट हुई है, इन दैट केस अपीलेबल डिक्री, अपीलेबल ऑर्डर है, डिक्री का क्या होगा, जब भी रिव्यू होगा, रिव्यू का ऑर्डर पास होगा, रिव्यू की पिटिशन हम फाइल करेंगे, कोर्ट ऑर्डर पास करेगा कि हम रिजेक्ट कर रहे हैं या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। इन केस वो रिजेक्ट कर देते हैं, ऑन मेरिट्स रिजेक्ट करते हैं, तो उस ऑर्डर को, अगर वो ऑर्डर अंडर ऑर्डर 43 अपीलेबल है तो उसके अगेंस्ट आप अपील ला सकते हो, प्रोवाइडेड वो टाइम बार्ड होनी चाहिए। और जो टाइम जो भी रिव्यू के निकालने के लिए, रिव्यू को डिलीजेंटली परस्यू करने के लिए जो भी टाइम निकला था, उस टाइम को आप the court can condone उस टाइम को, spend diligently pursuing the review application can be condoned by the court। तो क्या हो रहा है इसमें, सीधा सीधा है, अगर कोई रिव्यू पिटिशन था उसको कोर्ट ने ऑन मेरिट्स रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने एक ऑर्डर दे दिया कि हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, उस ऑर्डर के अगेंस्ट कोई रिविजन पिटिशन आप नहीं ले जा सकते। आप क्या ले जा सकते हो, अपील ले जा सकते हो, प्रोवाइडेड वो ऑर्डर अंडर ऑर्डर 43 ऑफ सीपीसी अपीलेबल हो। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो इसमें बोली गई थी। नेचर ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शंस, क्रॉस ऑब्जेक्शंस हम ऑर्डर 41 रूल 22 में अप्लाई करते हैं सबसे पहली चीज, और जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है उनका जो नेचर है, दे हैव ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ अ रेगुलर अपील, सो दे मस्ट बी कंसिडर्ड इन फुल। ये बात बोली गई धीरज सिंह वर्सेस ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी में। ठीक है, तो क्रॉस ऑब्जेक्शंस का नेचर क्या होता है, वैसे ही जैसा अपील का नेचर होता है। मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड, इसमें भी 2-3 जजमेंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला रिलेटेड है मॉर्टगेज से, शकील अहमद वर्सेस सैयद अखलक हुसैन। इसमें कोर्ट ने बोला कि कोई भी टाइटल ट्रांसफर नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका कोई भी जो टाइटल है, उसकी जो ओनरशिप है, वो सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे या फिर जनरल पावर, आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को ट्रांसफर कर दिया, इस बेसिस पे उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाएगी, मॉर्टगेज भी नहीं होगा उसका। ठीक है,
अग्रीमेंट टू सेल डज नॉट ट्रांसफर टाइटल, ये बहुत ही बेसिक वो है, बहुत बार इस पे क्वेश्चंस बन चुके हैं, 54 में स्पेसिफिकली बोला गया है। फिर से कोर्ट ने मुनिशंपा वर्सेस एन रम्मा रेड्डी एंड अदर्स में इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया दैट अग्रीमेंट टू सेल इज नॉट अ कन्वेंस, इट डज नॉट ट्रांसफर ओनरशिप राइट्स और कन्फर एनी टाइटल, ठीक है। और 54 एक्सप्रेसली स्टेट कर रहा है कि वो कुछ नहीं होता है, सिर्फ अग्रीमेंट अगर आपने कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आपको राइट मिल जाएगा उसमें या कोई आपका चार्ज क्रिएट हो जाएगा उस पर, उस प्रॉपर्टी पर। एक्शनेबल क्लेम से रिलेटेड एक हमारा इंपॉर्टेंट जजमेंट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस HDFC बैंक लिमिटेड एंड अनदर, जहां पे ये बोला गया था rents receivable by a borrower can be assigned to a lender as an actionable claim। तो क्या हुआ है, रेंट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है एज एन एक्शनेबल क्लेम। हिंदू लॉ, द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें हम हिंदू लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए थे उनका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला है कस्टमरी डिवोर्स का रिकॉग्निशन। सी सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 स्पेसिफिकली बोलता है कि कोई अगर कस्टमरी मोड ऑफ डिवोर्स है तो उसको हिंदू लॉ रिटेन कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है। यही बात संजना कुमारी वर्सेस विजय कुमार ने बेंच कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता जी ने भी कही दैट अ हिंदू मैरिज कैन बी डिसॉल्व्ड थ्रू अ कस्टमरी डिवोर्स डीड प्रोवाइडेड द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ कस्टमरी राइट इज एस्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट आपका केस आया पावर ऑफ कर्ता टू एलियनेट HUF प्रॉपर्टी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली प्रॉपर्टी। तो क्या कर्ता के पास राइट है कि वो HUF प्रॉपर्टी को एलिनेट कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसमें किसी माइनर का इंटरेस्ट भी हो? तो हाँ, कर्ता के पास ये राइट है। NS बालाजी वर्सेस द प्रिसाइडिंग ऑफिसर डेट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल एंड अदर्स में ये बात कही। बेंच कंप्राइजिंग ऑफ ऑनरेबल जस्टिस संजीव खन्ना और SPN भाटी ने साफ साफ ये कहा दैट अ कर्ता ऑफ एन HUF हैज अ राइट टू सेल और डिस्पोज और एलियनेट HUF प्रॉपर्टी इवन इफ माइनर ऑफ द फैमिली even if a minor of the family has an undivided interest in it। और ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि जो HUF है it is capable of acting only through its कर्ता या फिर कोई भी ऐसा अडल्ट मेंबर जो उस मैनेजमेंट प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट संभाल रहा है। तो उस केस में अगर वो फॉर द पर्पसेस ऑफ फॉर द प्रॉपर पर्पसेस अगर उसने उसको सेल किया है तो उस केस में सेल किया, एलिनेट किया या डिस्पोज किया है, उस केस में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट इज द सेल और द ट्रांसफर इज वेल एंड गुड। Other members of the HUF need not be consenting parties to such transfer। अगर एलिनेशन के बाद किसी को पार्टनर को लग रहा है कि वो लीगल नेसेसिटी या फिर उसकी एस्टेट के बेटरमेंट के लिए नहीं था, ओनली इन दैट केस ही कैन चैलेंज सच ट्रांसफर। वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। देखिए ये जजमेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि केसेस, अब आजकल क्वेश्चंस ऐसे बनने लगे हैं जो केस लॉ से रिलेटेड हैं। जिन्होंने भी इस बार का यूपी जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन दिया था, आप सब ये बात समझ रहे हो और जान रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक, बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चंस आते थे हमारे, उनसे थोड़ा हटकर क्वेश्चंस बने थे इस बार के पेपर में। आई होप आप इन जजमेंट्स की इंपॉर्टेंस समझ रहे होगे कि क्यों यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल्सो दी टॉपिक्स, ऑल्सो दी इंपॉर्टेंट एरियाज विच आर बीइंग considered by the Honorable Supreme Court from time to time। हिंदू लॉ बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। अभी हरियाणा के आने वाले अभी हरियाणा का एग्जाम आने वाला है और भी एग्जाम्स हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत बेसिक हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जो न्यूज में रहे हैं, जो एक्चुअली जिन पे जजमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट हेड जो रिलेटेड है पायस नेचर ऑफ हिंदू मैरिज और इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज से। यहाँ पे बोला गया इन डॉक्टर निर्मल सिंह पनेसर वर्सेस मिसेस परमजीत कौर पनेसर एलियास अजिंदर कौर पनेसर, इसमें ऑनरेबल जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी की बेंच ने कहा कि हम 142 में रिकॉग्नाइज करते हैं ग्रांट ऑफ डिवोर्स ऑन ग्राउंड ऑफ इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज even if one of the spouses oppose dissolution of marriage। but ये जो right, ये जो power है ना, इस discretion को बहुत care और caution के साथ यूज करना चाहिए। और हम कोई straight jacket formula नहीं दे सकते for considering some marriage as being dissolved on this irretrievable breakdown of marriage ground। उसका रीजन ये है क्योंकि हम अभी भी जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, हिंदू मैरिज जो है, इट इज कंसिडर्ड एज अ पायस एंड अ स्पिरिचुअल यूनियन। दैट इज द रीजन हमको एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला को हम यहाँ पर नहीं स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो डिजायरेबल भी नहीं होगा ऐसा करना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपका बात किया रेवाना
सिडप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुन में कोर्ट ने रिलेटेड ये जजमेंट रिलेटेड है राइट्स ऑफ चाइल्ड हु एक्चुअली इज बिगॉटन फ्रॉम अ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज। अब यहाँ पे साफ साफ ये बात कही गई है कि ये कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ को पार्टनर। उनका राइट होगा अपने पेरेंट्स के शेयर में, HUF फैमिली का जो भी उनका शेयर होगा। क्यों उनका राइट? सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ये रिकॉग्नाइज करता है कि उनका सिर्फ जो राइट है वो पेरेंट्स के शेयर में है, बट ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ को पार्टनर बाय बर्थ इन दी HUF। और वो पेरेंट्स का शेयर HUF में भी हो सकता है, पेरेंट्स की खुद की सेल्फ ओन्ड प्रॉपर्टी हो सकती है, उसमें भी उनका राइट होगा, बट HUF में एज अ को पार्टनर उनका राइट नहीं होगा। लास्ट केस है हमारा रिलेटेड टू इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राकेश रमन वर्सेस कविता में ये बात बोली कि जो इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन है, अब उसको हम ऐसा रीड कैसे कर सकते हैं? एज अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स ऑन बेसिस ऑफ क्रुएलिटी, क्योंकि ऐसा कोई भी रिश्ता जो इतने सालों तक काम नहीं कर पाया, इट ओनली इन्फ्लिक्ट्स क्रुएलिटी ऑन बोथ दी साइड्स। तो बेटर ये है कि अंडर सेक्शन 13(1)(a) हम इसको एज अ ग्राउंड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज रिकॉग्नाइज करते हुए मैरिज को डिसॉल्व कर दे। ठीक है, यू शुड कीप दिस इन माइंड दैट इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ थ्योरी का कोई भी लीगल प्रोविजन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में या किसी और लेजिस्लेशन में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ये जब भी प्रोवाइड किया जाता है तो इट हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन बेसिस by the Honorable Supreme Court under Article 142, जहाँ पे वो बात करते हैं उनकी पावर की टू डू इनहेरेंट जस्टिस। ठीक है, चलिए इसके साथ हम इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आई रिमेम्बर मैंने बोला था कि वो एविडेंस से रिलेटेड होगा जब मैं CRPC और IPC का लेकर आई थी। तो नेक्स्ट वाला जो होगा वो होगा आपका एविडेंस से और छोटे छोटे माइनर लॉज के एक दो केस लॉज हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं। आर्बिट्रेशन हो गया आपका, स्पेसिफिक रिलीफ हो गया, एक आध केस आपका थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह से भी रिलेटेड है। सो वो बस एक सम अप सीरीज होगी, फिर 2023 के सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आपके कवर अप हो जाएंगे। थैंक यू।